नमस्कार, जय हिंद। सुभारती डायरी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे युवा और नशा। नशा एक ऐसा जंगल, एक ऐसा दलदल जिसमें एक बार आदमी अगर फंस गया तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल बंसल जी, जो चेयरमैन हैं सुभारती वेलनेस सेंटर के और साथ ही प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। राहुल जी, जो पहला सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते हमारे को आज अपने इस देश में नशा से बचाव के लिए युवाओं को प्रेरित करना पड़ रहा है और उनको रास्ता बताना पड़ रहा है, और उस रास्ते को बताने के लिए, उस प्रेरणा के लिए हमें ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो नशीली दवाएं और अवैध तस्करी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस दिवस को मनाना पड़ रहा है? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, बहुत रेलेवेंट है, और जितने भी लोग इस हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जिस देश में जहां हम संस्कारों की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे देश में संस्कार सबसे अधिक हैं, तब भी हमारे देश के युवा, जो कि रिपोर्ट्स में आपको बताऊंगा, बहुत तेज़ी से इसकी चपेट में आ रहे हैं और बहुत चिंता का विषय है। सरकार भी पूरा प्रयत्न कर रही है। उसका कारण, दो तीन कारण है जो यहाँ ये बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रही है। एक तो हमारे देश में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। उसका कारण है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये दो ड्रग के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में। हमारा देश उन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है, तो ट्रांजिट रूट भी है हमारा देश, तो हमारे देश में अवेलेबिलिटी है। दूसरा कारण ये है कि जैसे जैसे शिक्षा का हमारा फोकस केवल जीविकार्जन पे आ गया, द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग टू अर्निंग ह्यूमन बीइंग, मतलब अर्निंग मेक बनता चला गया। हमारी करिकुलम में चेंजेस आ गए। तो जो हमारी शिक्षा का जो फोकस है, पिछले मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से ही धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो गया मनी मेकिंग पर और नॉट ह्यूमन मेकिंग पर। जबकि अगर हम वैसे देखें, हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है प्राचीन में या उसके बाद भी, इट वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। हम अच्छे इंसान, बैलेंस्ड इंसान कैसे बनाएं। एनईपी में वापस से वो फोकस आ रहा है, शायद उम्मीद करते हैं, तो वो भी एक कारण रहा। और तीसरा जो ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एड्स, ग्लैमर के एड्स, बॉलीवुड के एड्स, हॉलीवुड के एड्स, उनका हमारे यंग बच्चों के माइंड पर इतना प्रेशर पड़ा है, इतना ज़्यादा एड्स आ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, उनका भी प्रभाव पड़ा है, जो सारा दबाव पड़ा है। तो कुल मिला के मेटेरियलिस्टिक की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल होने के मुकाबले हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, वो भी एक कारण है जी। तो ये कुछ कारण है, और भी इस बारे में और चर्चा करेंगे। तो हमारे देश में समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। सर, आपने कहा कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो हमारा ह्यूमन बीइंग बनाने की जगह एजुकेशन मनी मेकिंग मशीन बनाने के तौर पर आ गया। हमारा देश शुरू से आध्यात्म और संस्कारों का देश रहा जी। इसके में आपने चर्चा में अभी ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़े, एड्स आए, तो इनके अलावा ऐसा और क्या कारक है या कारण हैं जिनके चलते नशाखोरी की लत यहाँ पे युवाओं में बढ़ गई? अगर युवाओं की स्पेसिफिक बात करें तो युवाओं में एक चीज़ होती है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम भी ऐसा करो। 5 बच्चे या 10 बच्चे हॉस्टल में बैठे हैं, तो जो 2 नहीं ले रहे नशा किसी भी तरह का कर रहे, उन पे इतना दबाव बनता है कि उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पीयर प्रेशर है। दूसरा मैंने बताया, पेरेंटिंग में भी हम लोगों से चूक हो रही है। पहले पेरेंटिंग वाज क्वाइट फोकस्ड, पेरेंट्स बड़ा ध्यान देते थे बच्चों पर, वो किन के साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ आ जा रहा है। अब तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो अपने मोबाइल में या अपने सोशल मीडिया पे घुसे हुए हैं और बच्चे अपने घुसे हुए हैं सोशल मीडिया पे।
वो सोशल मीडिया से भी मैं समझता हूँ उसका प्रभाव पड़ा, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो बंदा किस इंटेंशन से बात कर रहा है। वो धीरे धीरे उसको ड्रग्स में और दूसरे तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर में ले जा रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन चाइल्ड बिहेवियर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years ऑनवर्ड्स, वो चीज़ कम हो गई है। फोकस सारा मार्क्स पर आ गया है, नंबर लाओ बेटे, नंबर लाओ, टॉप करो। वो कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, उसकी क्या कंपनी है, इस पर फोकस कम हो गया है, स्कूल में भी और घर में भी। मैं समझता हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है। सर, पेरेंटिंग टिप्स की आप बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग टिप्स में आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके की पेरेंटिंग जो है वो होनी चाहिए, और जो अभी चल रही है उसके तो आपने चर्चा कर दिया कि पेरेंट्स के पास आज अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, और इवन हम कहें तो परिवार में लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, पति पत्नी के पास आपस में बैठ के बात करने का समय नहीं है, और बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। तो ऐसे में पेरेंटिंग टिप्स किस तरीके की होनी चाहिए, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के इस विषय से सब्सटेंस अब्यूज़ का जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़बरदस्त रोल है। यदि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फॉर उदाहरण के लिए मैं अपने जीवन से एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो बेटा है वो डेंटिस्ट है। जब वो छोटा सा था कार्टून देखता था, कार्टून शुरू हो गए थे उस समय, आज से 30-22 साल पहले। तो कार्टून बैठ के जब वो देखता था तो मैं लगातार, मैं या मेरी वाइफ, हम लगातार उसके साथ बैठ के हम भी कार्टून देखते थे, और जो एड्स आते थे फास्ट फूड के, हम उस पर कमेंट करते थे, नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है। मीन्स हमें बच्चों को पूरा क्वालिटी टाइम, खिलौनों की चॉइस भी हम ध्यान से रखते थे। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं है पेरेंटिंग में। आपको बच्चों के साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको उनके साथ बुक रीडिंग हैबिट, एक चीज़ जो ख़त्म हो गई है, बुक रीडिंग। मैं समझता हूँ बुक रीडिंग अगर कुछ देशों में वापस आ रही है, स्टोरी टेलिंग का वापस ट्रेंड आ रहा है। अगर हम बच्चों को अच्छी प्रेरणादायक स्टोरीज सुनाएं, बेड टाइम स्टोरी जिसे हम बोलते थे, दादा दादी की, दादा नानी की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, वो अगर हम रखें, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के तरफ, हाँ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग पे मैं आऊँगा, तो वो उन कहानियों के माध्यम से जो भी आपकी मैथोलॉजी है, चाहे वो महाभारत की है, रामायण की है, या जिस भी धर्म की है, वो धीरे धीरे उन्हें बताना, उसका लॉजिक बताना, तो वो धीरे धीरे बच्चा उसमें अपने आप इनिशिएट हो जाता है कि हाँ ये मेरे संस्कार है, ये मेरी वैल्यूज़ हैं। जहाँ तक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की आपने बात करी, एक डॉक्टर लीजा मिलर हैं, जो बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने किताब लिखी द स्पिरिचुअल चाइल्ड, और वो किताब उनकी 15-20 साल की रिसर्च पर आधारित है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यदि हम बच्चे को शुरू से ही, फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, अगर हम उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश ना करके उसको एक ऑफर दें, एक अवसर दें कि भाई आप ये पढ़ोगे, क्या आप मेरे साथ मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च जहाँ भी जिसका है वहाँ चलोगे, क्या आप मेरे साथ बैठ के थोड़ा ये जप करोगे या ये करोगे या ये बुक पढ़ोगे। इफ़ यू गिव ऑफर विदाउट एनी प्रेशर, अगर बच्चा उसे पकड़ लेता है, लीजा मिलर कहती हैं, वो बच्चा फिर ड्रग एब्यूज़ में, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर में, और डिप्रेशन, सुसाइड, 3 रिस्क बिहेवियर हैं सबसे बड़े एडोलेसेंट्स के, इन तीनों में जाने की संभावना उसकी कम हो जाती है। ऐसी स्टडी WHO ने भी की है, जिसका टाइटल है ब्रॉडनिंग द हॉराइजन्स। ब्रॉडनिंग द हॉराइजन WHO की स्टडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 40 कंट्रीज में हजारों युवक युवतियों पे। उसमें भी यही पाया गया कि वन ऑफ द फैक्टर्स जो बच्चे इन रिस्क बिहेवियर से बचते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट में रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है जी, ऐसा काम करने की इच्छा होती है कि जिसमें रिस्क हो, एडवेंचर जिसमें चाहे जान भी चली जाए। आजकल सेल्फी लेते हुए अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे जो हैं वो डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, आती रहती है मीडिया में। वो जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, सुसाइड से रिलेटेड हो, या प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो, तीनों से प्रोटेक्शन करने में वन ऑफ द फैक्टर वाज स्पिरिचुअल बिलीफ, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिकली बेस्ड स्पिरिचुअल बिलीफ इन द चाइल्ड। दूसरा फैक्टर था बच्चे का घर में होमली एंड इजी कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स।
जितना बच्चा अपने पेरेंट्स से खुल के बात करने वाला होगा, पेरेंट्स भी पूछेंगे आज क्या हुआ, आज उदास कैसे हो, आज चुप कैसे हो, ये चीज। और तीसरा था ओपन डायलॉग विद द टीचर्स इन द स्कूल। ये 3 सबसे बड़े फैक्टर्स निकल के आए थे जिनसे हमारे बच्चे इन चीजों से बच सकते हैं, ड्रग्स अब्यूज से या इवन डिप्रेशन से, सुसाइड वगैरह से। राहुल जी, जैसे कि आप सुभारती यूनिवर्सिटी का जो वेलनेस सेंटर है, आप उसके चेयरमैन भी हैं, तो ये वेलनेस सेंटर का क्या काम है और ये कैसे युवाओं के लिए या समाज के अन्य लोगों के लिए, आयु वर्ग जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बताता हूँ। सुभारती वेलनेस सेंटर अब काफ़ी समय से कार्य कर रहा है। हमारे 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है हम कॉलेजेस में, अपने संस्थाओं में और संस्था के बाहर भी, अभी केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइंस में मैं होके आया, उसके पहले और स्कूलों में भी जाता रहता हूँ। हम सभी, मेरा मतलब हमारी टीम जाती है। और सुभारती के जितने कॉलेजेस हैं, हम लगभग हर महीने 1 या 2 वर्कशॉप करते हैं। जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो हमें काम दिया हुआ है, उसका फोकस होता है हाउ टू हैव ए पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सुसाइड प्रिवेंशन। उसमें ये सब आ जाता है, उसमें ड्रग, उसमें सभी कुछ आ जाता है। हाउ टू लिव ए पॉजिटिव लाइफ एंड हाउ टू प्रिवेंट डिप्रेशन एंड सुसाइड। वो सेमिनार मैं, हमारे सेक्रेटरीज में डॉक्टर सीमा शर्मा हैं और भी लोग हैं, सब लोग मिलके, हम हमारी पूरी टीम है, हम हर कॉलेज में जा के सेमिनार करते हैं, 2-3 घंटे की वर्कशॉप करते हैं और उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूरे सुभारती में फैले हुए हैं, करीब 12 कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सब के सब देख लेते हैं कौन सा बच्चा थोड़ा अलग अलग बिहेवियर कर रहा है, कौन सा बच्चा बहुत इरिटेट बिहेवियर कर रहा है या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पिछड़ रहा है। उन बच्चों को वो हमें रेफर करते हैं या खुद से भी बच्चे उनके पास जाते हैं कि हमें आपसे बात करनी चाहिए। उनके सबके पास छोटे छोटे काउंसलिंग रूम्स हैं जी। वहाँ से वो फिर अगर उनको नहीं संभाल पाते हैं, वो फिर हमारे मेन जो वेलनेस का सेंटर है वाइस चांसलर ऑफिस के पास, वहाँ फिर बच्चे आते हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरह से करते हैं, हम भी उनको रीच आउट कर रहे हैं और वो भी हमारे पास आ रहे हैं। इस तरह की कुछ हमारी और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। राहुल जी, एक सवाल आता है मन में कि बच्चा आज पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए अपने घर से, अपने पेरेंट्स से हजारों किलोमीटर दूर जाके रह रहा है, अकेले रह रहा है, या अपने कुलीग्स के साथ या अपने क्लासमेट्स या यूनिवर्सिटी के जो उसके हॉस्टल में रूममेट्स हैं उनके साथ रह रहे हैं। ऐसे में कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है, होम सिकनेस फील होती है। उससे निकलने के लिए, जैसा आपने शुरू में भी कहा था कि पीयर प्रेशर होता है, कोई स्मोक कर रहा है तो वो कहता है कि यार तू भी एक कश ले ले, तेरे को भी अच्छा लगे। तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाए, बच्चा इस तरीके के पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करे कि वो नशे की ओर ना बढ़े, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, एक मेरे पास ये कटिंग भी है। 90% who don't smoke in early age won't pick up the habit। ये स्मोकिंग के लिए है, बट दैट अप्लाइज टू ऑल द ड्रग्स। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी आने तक, अगर बच्चे से मतलब युवा या युवती, अगर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने तक अगर इससे बच गया इन लत से, तो संभावना बहुत कम है कि वो इसमें एडिक्शन में जाएगा या जाएगी, कम है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बच्चा स्कूल, हाई स्कूल या इंटर कॉलेज तक एकदम सेफ है क्योंकि वो घर के माहौल में है, घर वालों के साथ है, और जैसे ही वो कॉलेज में आता है, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नशे के उसमें आ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। मैं आप ठीक तो कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो बचने के लिए वो मैं, क्योंकि हमारे बच्चे इंटर करके आ जाते हैं तो उसको आप स्कूलिंग का ही कंटिन्यूएशन मानिए, फर्स्ट ईयर को भी जोड़ लीजिए उस डेंजर पीरियड में जी। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज और लास्ट ईयर्स ऑफ द स्कूल, ये वल्नरेबल पीरियड है, क्योंकि रिसर्च में भी यही आया, अल्कोहल में भी, कि 14 to 18 ईयर्स के बीच में ही इनिशिएशन होता है जी। तो वो जो पीरियड है, इसीलिए हमारा यूनिवर्सिटी का फोकस फर्स्ट ईयर है। हम लोग और भी जगह जहाँ है, फर्स्ट ईयर जो पहला साल है
उसी में स्ट्रेस पैदा होता है, उसी में नए क्वेश्चंस बनते हैं, उसी में वो नए दोस्त प्रेशर डालते हैं। अगर उसने स्कूल में बचा रहा और फर्स्ट ईयर में भी बच गया तो फिर वो काफ़ी सेफ है। और आपने बताया कि होम सिकनेस वगैरह वो सब चीज़ें भी फर्स्ट ईयर में आती हैं। इसीलिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, जो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फर्स्ट ईयर में बहुत फोकस करते हैं, हम भी कर रहे हैं, कि फर्स्ट ईयर में बच्चे को अकेलापन ना लगे। फर्स्ट ईयर में उसको एंटरटेनमेंट, उसके हॉबी क्लब्स का बहुत रोल है। और हम सुभारती में बहुत लकी हैं कि हमारे पास कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, जिसमें दुनिया भर की हॉबीज़ हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पोर्ट्स की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर बच्चे को हम शुरू से ही हॉबीज़ में डाल दें, जिसको स्पोर्ट्स में उसको स्पोर्ट्स में डालिए, जिसको गाने का है उसे गाने से जोड़िए, जिसको कुकिंग का है उसको कुकिंग से जोड़िए, जिसको पेंटिंग का है पेंटिंग से जोड़िए। जो जिसका शौक है, जिसको हम लोग मेडिकल कॉलेज में कहते हैं मेडिकल ह्यूमैनिटीज़, ये मेडिकल के मैं परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, जो बच्चे मेडिकल के हॉबीज से जुड़े रहते हैं वो ड्रग्स में, सुसाइड में, डिप्रेशन में कम जाते हैं। ये भी रिसर्च है, इसीलिए मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ को लाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो दैट अप्लाइज टू ऑल अदर कोर्सेज ऑल्सो। जितना बच्चा हॉबीज से जुड़ेगा, बुक से जुड़ेगा, एक हेल्दी, नॉट सोशल मीडिया एंड उसको मैं हॉबी नहीं मानता, दैट इज़ नॉट ए हॉबी, एक्चुअली इट इज़ समथिंग ऑफ ए नेगेटिव। वो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव भी है पर ज़्यादा नेगेटिव है। खेलना, कूदना, पढ़ना, इमेजिन करना, क्रिएटिविटी करना, उसको अपने अंदर से इतना किक मिलेगा, उसको जो मेडिकल भाषा में कहें, इतने एंडोर्फिन सिक्रेट होंगे, फील गुड हार्मोन सिक्रेट होंगे कि उसको ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो क्रिटिकल पीरियड अगर निकाल लिया उसने 1-1.5 साल का, फिर तो पढ़ाई में लगी जाएगा, वो फिर उसको होश नहीं मिलना है, वो तो काम में लग जाएगा। ये मेरे हिसाब से दैट इज़ द वे। राहुल जी, आपने बताया हॉलिस्टिक पेरेंटिंग, हॉलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, कैसे बच्चे को अपने आप को बचाना चाहिए और किस तरीके से वो बच सकता है नशाखोरी से और जो ड्रग्स जैसी बुरी आदतें हैं। ऐसे में जी, एक कम्युनिटी मेडिसिन के आप एक्सपर्ट के तौर पर आपका जो प्रोफाइल, हम लोगों ने जब इस शो से पहले स्टडी की, हमारी रिसर्च टीम ने जो प्रोफाइल आपका स्टडी किया और जो डेटा आपका मिला, उसमें ये हमने देखा कि आपका लगभग 3 दशक से ज़्यादा का एजुकेशनल एकेडमिया का एक्सपीरियंस है। उससे पहले आपका प्रैक्टिस, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी रहा। तो ऐसे में ये जो आपका 3 दशक का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश मेरा यही है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने जो आपकी अपनी इनर इंस्टिंक्ट है, जो अपनी आपकी द प्रोफेशन विच यू लव, किसी की नकल में आके किसी प्रोफेशन में मत जाइए। क्योंकि आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बन रहे हैं, जबकि आपकी इच्छा बनने की है लॉयर, और आपके पापा हैं फॉर एग्जांपल लॉयर और आप बनना चाहते हैं डॉक्टर। एक तो यहाँ भूल होती है कि हम नकल में आ जाते हैं। युवाओं को वही प्रोफेशन चुनना चाहिए जो उनके अंदर से आए, जिसका अंदर पैशन है, वो उसी में सक्सेस होंगे, पहला। दूसरा, शुरू से ही फ्रॉम वेरी अर्ली एज उन बच्चों को, उनके माँ बाप को भी कर्तव्य है, उन बच्चों का भी, वो मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़ों से जुड़ें। क्योंकि मेरे पास एक रिसर्च पेपर है जो मैंने आपको अभी रेफ़र भी किया था इनडायरेक्टली, कि जो नशे में चले जाते हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं, जो नशे में चले गए, उनमें अगर हमने योगा और मेडिटेशन को यूज़ किया, प्राणायाम को यूज़ किया, तो बहुत अच्छी सक्सेस स्टडी है, ये बहुत बड़ा जर्नल है जिसमें ये छपा है, वेरी गुड रिजल्ट्स। तो वो प्रिवेंशन में भी काम करेगा। अगर हमारा बच्चा, हमारी बेटियां शुरू से ही योगा, प्राणायाम इससे जुड़ेंगे, कैरियर चॉइसेस में मनी को ना देखकर पैशन को देखेंगे। मैं समझता हूँ पैशन जहाँ होता है मनी अपने आप आता है। जहाँ आपका पैशन है, जहाँ आप 100% देने को तैयार हो, पैसा वहीं मिल जाएगा। पैसे का सोच के कि मैं इसमें ये कर लूँ, वो वाली उसमें ये कर लूँ, फलानी ब्रांच में MBA कर लूँ क्योंकि वहाँ पैसा मिलेगा, इसमें, मैं समझता हूँ ये चॉइस ठीक नहीं है। वहीं स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि आपका मन तो कहीं और है। आपका मन है फुटबॉल खेलने का, आप खेल रहे हो हॉकी, क्योंकि आपको लगता है हॉकी में स्कोप है, तो आप मिसफिट हो गए। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ एक और है, कुछ ना कुछ वे में, लाइफ में, मैं युवाओं को संदेश है
किसी ना किसी वे में भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु, जीसस, जिसको भी मानते हो, है एक ही कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस से जरूर एक बार दिन में थोड़ा सा एक कांटेक्ट बनाएं, जिस तरह से भी बनाएं, सब अलग अलग पद्धतियां सभी ठीक हैं, ताकि आपको वहां से डायरेक्शन मिलती रहे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 30 सालों का ये है, 30 से भी ऊपर 35 साल हो गए लगभग, कि जो बच्चे या बच्चियां, जो बच्चे, मैं तो बच्चे ही कहता हूं, सब युवतियां होती हैं हमारे यहाँ जो आती हैं मेरे लिए, तो वो बालक या युवा युवतियां जो इस अध्यात्म से जुड़े रहते हैं किसी न किसी रूप में, जो भी इसका तरीका है वो इन चीजों में बचे रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। हॉबी है, योगा प्राणायाम है, करेक्ट कैरियर चॉइस। योगा, प्राणायाम, हॉबीज, कम्युनिटी मेडिसिन, हॉबीज बहुत, और एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर के अलावा आप एक कवि हृदय भी हैं। जी। आपने कई सारी सूक्तियां कह लीजिए या उनको दोहे कह लीजिए, जी, जो आपने बनाए हैं, तो ड्रग्स से बचने के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, और जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, दैनिक व्यवहार, उससे संबंधित अगर कुछ दोहे आप अपने हमारे दर्शकों के लिए अभी कह सकें तो जी बहुत बेहतर होगा। मैं उस हिसाब से तैयारी करके नहीं आया था, बट एक दो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जी, वो आपको सुना देता हूँ। एक आपका प्रचलित दोहा है वो दिनचर्या ऋतुचर्या वाला, वो जरूर। जी। दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो सात्विक व्यवहार, फिर क्यों खाएं धक्के यारों अस्पताल में बारंबार। ऋतुचर्या हो यानी ऋतु के हिसाब से चलें, दिनचर्या हो सात्विक व्यवहार, अस्पताल में फिर क्यों खाएं धक्के बारंबार। यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन का ये दोहा है। यदि हमारी दिनचर्या ठीक है, हम सुबह सोने उठने का ठीक है, हमारी ऋतु के हिसाब से हम खा रहे हैं, हम अपना सात्विक व्यवहार रख रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कंपैशन है, काइंडनेस है, दूसरों को कंसिडरेशन है, तो मैं मानता हूं 90% बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, ऐसा रिसर्च भी बताती। तो एक दोहा तो ये है। दूसरा है, थोड़ा सा मजेदार है वो, शेर न पीता बीड़ी सिगरेट, गधा न खाए पान। जी, क्या बात। शेर न पीता बीड़ी सिगरेट, गधा न खाए पान, मानव होकर तू क्यों करता उल्टे सीधे काम। क्या बात। मैं क्षमा चाहता हूं जो लोग पान खाते हैं, मैं खाली पान की बात नहीं कर रहा हूं, ये तंबाकू वाले पान की बात है, और जो तंबाकू भी लेते हैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं। ये एक कहने का तरीका है जी। तो इस तरह से कई दोहे हैं जो समय समय पर ऊपर वाले की प्रेरणा से बनते रहते हैं। स्कूलों में विशेष रूप से इनका बहुत उपयोग होता है जी। जब बच्चे, सैकड़ों बच्चे जब इसको दोहराते हैं तो एक अलग ही वो जो ऊर्जा पैदा होती है, वो बहुत मजा आता है। उसी के लिए मैंने बनाए थे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के सुभारती वेलनेस सेंटर के चेयरमैन और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल बंसल जी, जिन्होंने युवा और नशा कारण और बचाव इस मुद्दे पर बहुत ही संक्षिप्त समय में बहुत सारगर्भित और गूढ़ जानकारी हमें आसान शब्दों में दी। राहुल जी, सुभारती डायरी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगले हफ्ते एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इससे पहले आपसे एक निवेदन और, आप हमारे सुभारती कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो यूट्यूब हमारा चैनल है, ये सुभारती मास कॉम, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।